आइए पढ़ना चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन और फीचर्स ऑफ एजेंसी। फर्स्ट पढ़ भाई। A contract of agency is a relationship between two persons whereby one person, agent, brings another person, principal, into contractual obligations with third person. Agent is authorized by principal to act on his or her behalf. ये बात अपन कल ही बता चुके हैं कि सर एजेंट नाम का जो आदमी होता है वो दूसरे आदमी प्रिंसिपल को कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन या ऑब्लिगेशंस में ले आता है विद द थर्ड पर्सन। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, केवल याद रखने वाली बात है। ठीक है। और agent is authorized by the principal, agent is authorized by the principal to act on his or her behalf। ये बात भी अपन जानते हैं कि सर एजेंट जो है उसको प्रिंसिपल पावर्स देता है कि आप मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल गिव पावर्स टू एजेंट कि आप मेरे को थर्ड पार्टीज के साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में ला सकते हैं। ये पावर खुद प्रिंसिपल एजेंट को देता है। इसको थर्ड पार्टी इसलिए बोला है, कल भी बताया था, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो ये एक बाहरी व्यक्ति हुआ ना, इसलिए इसको थर्ड पार्टी बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। Legal maxim की facet per alium facet per se, that is, he who acts through an agent is acting himself. ये ध्यान रखना, इससे भी पूछ सकते हैं आपको। क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट एक्ट्स हिमसेल्फ। ठीक है, याद रखना लीगल मैक्सिम है ये। क्यूई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, he who acts through an agent is acting himself। ठीक है, बेसिस ऑफ, दिस इज द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। थर्ड पॉइंट। No consideration is necessary for creation of contract of agency. परफेक्ट। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी के बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल से एजेंट को या एजेंट से प्रिंसिपल को कोई कंसिडरेशन मिले ही मिले। कोई जरूरी नहीं है। जिस काम के लिए एजेंसी दी जा रही है जरूरी नहीं है वो काम पूरा हो ही हो। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्शन जैसे रखा है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को एक्सेप्शन जैसे रखा है टू द रूल। कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज, इसका एक्सेप्शन है ये वाला एस्पेक्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Person competent to contract can appoint agent, that is, principal shall be competent to contract. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर प्रिंसिपल जो है ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो माइनर एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, वो मेजर एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है। मेजर एजेंट को अपॉइंट किया और इसने कोई गड़बड़ी करी तो ये आके इसका गला पकड़ सकता है। लेकिन माइनर एजेंट को अपॉइंट किया और इसने कोई गड़बड़ी करी, अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर लिया, ही कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। प्रिंसिपल को मेजर एजेंट मतलब कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए, ये बात जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं जहां किसी माइनर ने अपना एक मेजर आदमी को अपना एजेंट अपॉइंट किया है। ठीक है, ऐसी भी आ जाती है सिचुएशन, तो भैया ये फंस जाएगा, एजेंट फंस जाएगा, क्योंकि इसका गला तो आप पकड़ नहीं पाओगे, इसको तो आप रिस्पॉन्सिबल बना नहीं पाओगे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए। फिर किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी? मेजर बंदे की। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सर persons competent to contract can appoint agent, that is principal shall be competent to contract। आगे। Principal is liable to third parties for acts of agent. प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी, एजेंट थर्ड पार्टी के साथ में जो भी काम करके आया है वो यही तो रिप्रेजेंट किया करेगा कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। तो एजेंट के हर काम के लिए प्रिंसिपल को लायबल बनाया जा सकता है। ठीक है। Since generally the agent is not liable to third parties, minor can be an agent too. कंसेप्ट समझ में आया क्यों माइनर को भी एजेंट जैसे अपन अपॉइंट कर सकते हैं? क्योंकि
जनरली एजेंट इज नॉट लायबल टू थर्ड पार्टीज अंटिल एंड अनलेस इसने कोई फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं खेल दिया हो, वो अब अपन आगे डिटेल्स देखेंगे। तो जनरली प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टीज, एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टी। इसलिए माइनर को भी, क्योंकि माइनर पे कोई एजेंट पे कोई ऑब्लिगेशन आ ही नहीं रहा है और माइनर जैसे बंदे को आप एजेंट जैसे अपॉइंट कर रहे हो, तो सर ऑब्लिगेशन तो वैसे तो एजेंट का कुछ होता नहीं है, वो तो सीधा प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी को आपस में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में ला रहा है, इसलिए माइनर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एजेंट। नेक्स्ट, A major agent will be liable to his principal if he works outside the scope of his authority, but a minor shall not be liable to principal even if he exceeds his authority. इसको कैसे समझना है अपने को कि सर एक एग्जाम्पल देखो, मान लो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने हमारे नेथन रिबेरियो जो अभी भी माइनर है, नेथन रिबेरियो माइनर है अभी या मेजर हो गया? सर माइनर। माइनर है। तो नेथन रिबेरियो को एक तो एजेंट जैसे अपॉइंट किया, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल माइनर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने नीव मुरारका को, जो कि एक मेजर है, उसको एजेंट जैसे अपॉइंट किया। दोनों एग्जाम्पल्स पैरेलल चला के समझाता हूं, ये एग्जाम्पल पहले भी बताया हुआ है, समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या सर, कि इसको बोला एजेंट को, मेरी एक कार है, ये वाली मारुति कार है, इसको आप 2 लाख रुपए से कम में मत बेचना, ठीक है, मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं, कितने में बेचनी है, मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं मेरे बिहाफ पे ये कार बेचने की, 2 लाख रुपए से कम की ये कार नहीं बेचनी है। लेकिन भैया कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा तो अपन समझेंगे कैसे। एजेंट ने 1.5 लाख रुपए में ही वो कार बेच दी, ठीक है। So isn't agent working outside the scope of authority which is given by principal to the agent? Yes or no? मतलब समझ गए ना, agent is working outside the scope of authority given to the principal, given to the agent by the principal। अब सर इस सेकेंड सिचुएशन में जहां पर एक मेजर आदमी को एजेंट जैसे अपॉइंट किया गया है, द इफ द एजेंट इज वर्किंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, देन प्रिंसिपल कैन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दिस मेजर एजेंट, ठीक है। सर 1.5 लाख रुपए में तूने कार बेची, यानी तूने मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, जिसके कारण मेरे को 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो सर ये 50,000 रुपए प्रिंसिपल जो है, ये एजेंट से को रेस्पॉन्सिबल बना सकता है इस 50,000 रुपए के लॉस के लिए। लेकिन यही एजेंट यदि माइनर एजेंट होता और उसने आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एक्ट कर लिया होता, 1.5 लाख रुपए में ही गाड़ी बेच दी जबकि 2 लाख रुपए मिनिमम में बेचने का बोला था, तो क्या माइनर को इस 50,000 रुपए के लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल बना सकते? नहीं बना सकते। इधर बना सकते मेजर वाले केस में, माइनर के केस में नहीं बना सकते। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो यस और नो। यस। तो इसलिए ध्यान रख के अब इसमें एक और बात समझो कि सर प्रिंसिपल ने मेजर एजेंट, सॉरी, पहले केस में माइनर एजेंट अपॉइंट किया था, यस सर। प्रिंसिपल ने दूसरे केस में मेजर एजेंट अपॉइंट किया था, यस सर। इसको बोला था 2 लाख रुपए में कार बेचना, दोनों दोनों ही एग्जाम्पल्स में 2-2 लाख रुपए में कार बेचने का बोला था, ठीक है सर। लेकिन माइनर ने आगे थर्ड पार्टी को, या मेजर ने आगे थर्ड पार्टी को कार 1.5 लाख रुपए में ही बेच दी, यस सर। सर तो क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी से, चाहे वो माइनर वाले केस में चाहे वो मेजर वाले केस में, क्या उससे गाड़ी वापस लेके आ सकता है क्या? क्या उससे गाड़ी वापस लेके आ सकता है क्या कि मैंने 2 में बेचने का बोला था, इसने 1.5 में बेच दी, गलत बेची, इसलिए गाड़ी वापस ले रहा हूं मैं? नहीं, थर्ड पार्टी से गाड़ी वापस नहीं ली जा सकती है। थर्ड पार्टी तो गुड फेथ में खरीद रही है, उसको ऐसी ये सब बातें ध्यान नहीं है, तो भले ही 2 की 1.5 में मिली हो, थर्ड पार्टी से गाड़ी वापस नहीं ले जा सकती। जो एजेंट है उसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है लॉसेस के लिए इफ ही हैज एक्टेड आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, वो भी तब जब वो मेजर एजेंट है। माइनर है तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आ गई? पूरी कहानी समझ में आ गई। ये मोटा मोटा है, ये अपन ने कहा पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, कुछ नई बातें देखने मिल सकती हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन या फीचर्स ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट अपन आते हैं टेस्ट ऑफ एजेंसी। काफी सारे टेस्ट पढ़े हैं अपन ने। एक टेस्ट पढ़ा है अपन ने पार्टनरशिप में,
पार्टनरशिप, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? कौन बता सकता है? हाथ खड़े करो। व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? पूंजी बेटा बता। म्यूचुअल एजेंसी। है जी? म्यूचुअल एजेंसी। Mutual agency relationship is the true test of partnership existing between the parties or not. Sharing of profits is one of the test, but it is not the true test of partnership. याद आ रहा है भैया? वापस ग्रास्प करना सीख लो, ठीक है? और 50 दिन है, आपको कल भी बोला था। लॉ के कल रिजल्ट आया है फाउंडेशन का, मैंने आप लोगों को एक आध मार्कशीट भेजी भी थी, ठीक है? कोई जना है ना अकाउंट्स में 60 ला रहा है, ठीक है, और लॉ में सीधा उसके 24 आ रहे हैं। देख लो अब आप, दिस इज मतलब यहाँ तो डिस्टिंक्शन ठोक रहा है, और यहाँ पर डिस्टिंक्शन क्या, सॉरी, फर्स्ट डिवीजन ठोक रहा है, और यहाँ पर 24 मार्क्स। ऐसी भी मार्कशीट देखिए जिसमें 75, 80 और लॉ में कितना, 40। मतलब यहाँ डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है, और यहाँ पर 40 नंबर बॉर्डर पे पास हो रहा है, वो भी दूसरे सब्जेक्ट से 10 मार्क्स उधार ले रहा है, तब पास हो रहा है। तो भैया लॉ तो देखो, बताना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है। आइए टेस्ट ऑफ एजेंसी की तरफ चलते हैं कि किन्हीं दो लोगों के बीच में प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। पढ़ भाई, पॉइंट नंबर 1। Whether the person has the capacity to bind principal and make him answerable to third party. देखो, पहला टेस्ट ये है, दोनों दोनों का आंसर यस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। वेदर द पर्सन जो एजेंट है, ही हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को अपने कामों के द्वारा, वो जो उसने थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट किए हैं, क्या वो उससे बाइंड कर सकता है? यस सर। वेदर ही हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू थर्ड पार्टी, यदि ये है पहली बात, तो पहला टेस्ट तो ये हो गया। और दूसरा पढ़ भाई। Whether he can establish privity of contract between the principal and third parties. देख लो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है अपन ने, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोलती है मैं काबरा, बताओ, दोनों एक एक लाइन में समझाओ हमको। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है काबरा? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो था कि थर्ड पार्टी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। Yes, if the contract has been made between two parties, तो party to the contract can only go into the court to enforce this contract. Third party Z cannot enforce this contract. हालांकि इसके कुछ exceptions हैं जहां थर्ड पार्टी भी कोर्ट में ये भले ही वो पार्टी नहीं है तो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं, वो हमने पढ़े हुए हैं कंसिडरेशन चैप्टर में। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या बोलता है बेटा? सर की थर्ड पार्टी कैन वैलिडली सप्लाई द कंसिडरेशन। वेरी गुड, पढ़ रही है भाई, पढ़ते रहना, तारीफ से भूलना मत। पढ़ रही है, क्या बोल रही है कि सर भले ही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन बोलता है भले ही दैट इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही कैन सप्लाई अ वैलिड कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ द पार्टी टू द अपोजिट पार्टी। तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज, बट कंसिडरेशन इसने यदि दिया वाई के बिहाफ पे एक्स को, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर बाद में एतराज नहीं लगा सकता कि वाई से कंसिडरेशन थोड़ी आया, जेड से आया, तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, नहीं, वो बाद में ऐसा नहीं बोल सकता। तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पार्टीज, थर्ड पार्टी हैज गॉट नो राइट टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन सर प्रिंसिपल है, एजेंट है, एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी के साथ में प्रिंसिपल की प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश कर देता है, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में ले आता है। ये दो चीजें अपने को देखनी है कि क्या उस बंदे को कहीं से भी कोई अथॉरिटी या कैपेसिटी मिली है एजेंट को कि अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर सके और थर्ड पार्टी को आंसरेबल कर सके। ये पहली बात, मतलब उसको कैपेसिटी मिली है क्या, और क्या वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश कर सकता है क्या। इफ द आंसर टू बोथ दीज क्वेश्चंस इज यस, then there is a relationship of agency, then there is a relationship of agency। जब भी ये टेस्ट ऑफ एजेंसी आए का क्वेश्चन आए तो ये दोनों पॉइंट्स मेंशन करना, और ये
लीगल मैक्सिम भी मेंशन करना, क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ, ये भी मेंशन करना बेटा वहां पर। ठीक है, तो नंबर पूरे मिलेंगे। टेस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए कोई बात नहीं, इन दोनों टेस्टों पे रगड़ के देखना कि वेदर दोनों टेस्ट पे वो खरा उतर रहा है या नहीं, जो सिचुएशन दी हुई है केस स्टडी की, यदि दी हुई है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप है। ठीक है, हु कैन अपॉइंट एन एजेंट या हु कैन बी ए प्रिंसिपल, ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था कि सर अच्छा नीचे अपन और पढ़ेंगे, सॉरी नीचे अपन और पढ़ेंगे हु कैन बिकम एन एजेंट, यानी कि एजेंट कौन अपॉइंट कर सकता है या फिर प्रिंसिपल कौन हो सकता है और एजेंट कौन बन सकता है। अब अपन ये पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल कौन हो सकता है, कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है, पढ़ भाई। A person who is major aged plus of sound mind can become a principal and appoint agent. he should be a major aged person, he should be of sound mind। इधर कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, पर जिस भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वो बना रहा है उसके लिए वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ये छुपी हुई बात है। अपन ने तो ये पढ़ा था ना, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 पॉइंट्स होते हैं, क्या? पर्सन बी शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन, he should be of sound mind, plus he should not have been specifically disqualified by law। तो सर ये पहले दो पॉइंट्स यहाँ रिपीट कर देना। तीसरी बात छुपी हुई है कि सर जिस चीज के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्या आप उस चीज के लिए एजेंट अपॉइंट कर सकते हो? नहीं सर, जो काम आप खुद नहीं कर सकते एज अ प्रिंसिपल, उसके लिए आप एजेंट भी अपॉइंट नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि एजेंट को किसकी पावर्स मिलेंगी? प्रिंसिपल की पावर्स मिलेंगी। प्रिंसिपल को कोई काम करना अलाउड ही नहीं है, तो फिर एजेंट कहाँ से करेगा उस काम? ठीक है, सो हु कैन बी अ प्रिंसिपल या हु कैन अपॉइंट एजेंट? मेजर एजेड पर्सन प्लस हु इज ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम अ प्रिंसिपल एंड ही कैन अपॉइंट एजेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हु कैन बिकम एन एजेंट? सर मेजर माइनर दोनों अपॉइंट हो सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। Any person may become an agent. सॉरी, एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, कोई भी बंदा एजेंट बन सकता है। एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, ठीक है, कोई भी। सो चाहे वो माइनर हो या अनसाउंड माइंड का बंदा भी हो, he may become an agent and the principal shall be bound by his acts। principal shall be bound by his acts। ध्यान रखना, माइनर और अनसाउंड माइंड दोनों बंदे को अपन एजेंट जैसे अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी खुद की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है एजेंट की। ठीक है, आगे पढ़। But one must try to avoid appointing minor or person of unsound mind as an agent because he is incompetent to contract, and in case of his misconduct or negligence, the principal will be unable to proceed against him. But if we appoint a person, बट वन मस्ट ट्राई टू अवॉइड अपॉइंटिंग माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड। अवॉइड करना चाहिए, आप अपॉइंट कर सकते हो लेकिन यू शुड ट्राई टू अवॉइड अपॉइंटिंग सच पर्संस एज एन एजेंट। क्यों? क्योंकि वो इनकम्पिटेंट होते हैं, और यदि वो मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस करते हैं, यदि मेजर आदमी होता, यदि साउंड माइंड का होता एजेंट, तब तो आप उसकी गर्दन पकड़ सकते हो यदि वो मिसकंडक्ट कर रहा है तो। लेकिन यदि माइनर या अनसाउंड माइंड के आदमी को एजेंट बनाया और वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं या नेग्लिजेंस कर रहे हैं, the principal will be unable to proceed against him। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। बट इफ वी अपॉइंट अ पर्सन competent टू कॉन्ट्रैक्ट एज एन एजेंट, यदि हर तरीके से सही बंदे को अपन एजेंट जैसे अपॉइंट कर रहे हैं, तो फिर then in case of his misconduct or negligence the principal can proceed against him। ठीक है, ये बहुत मेजर फर्क आ जाता है। आइए जी, एग्जाम्पल पढ़ गई। P appoints Q a minor to sell his car for not less than 2.5 lakh rupees. Q sells it for 2 lakh rupees. P will be held bound by the transaction and further shall have no right against Q for claiming the compensation for having not obeyed the instruction since Q is a minor. ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस पे और समय खराब नहीं करेंगे। तो अपन ने क्या क्या टॉपिक कर लिए? अपन ने है ना इंट्रोडक्शन देख लिया, फीचर्स ऑफ एजेंसी, ये ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन दी फीचर्स ऑफ एजेंसी या फिर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो ये आ गए भैया।
नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ एजेंसी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हु कैन बी ए प्रिंसिपल एंड एजेंट, इस पे कोई क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। आप कहोगे माइनर, यदि आपने पढ़ा हुआ या ध्यान नहीं रखा हुआ, आप कहोगे माइनर को कैसे एजेंट अपॉइंट करे, भाई किया जा सकता है। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्सप्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं है कि सर एजेंसी को शब्दों के द्वारा बनाया गया, चाहे ओरल में चाहे राइटिंग में, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने भी हाँ भरा है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एक्सप्रेस तरीके से एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बना है। इम्प्लाइड तरीके से, इम्प्लाइड का क्या मतलब है, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या थ्रू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग, व्हेन एजेंसी इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस और इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग, हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनके बीच में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एजेंट जैसे बिहेव कर रहे हैं ये लोग। एक कुछ और कमिट करके आ गया, उससे मिस्टर एक्स बाइंड होने लग गए, तो वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में आपस में बंध गए हैं। आइए दोनों एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Mr. X realizes rent and gives it to landlord. He impliedly acts for landlord as an agent. ठीक है, मिस्टर एक्स जो लैंडलॉर्ड था, उसकी कोई जगह किराए पे दी हुई थी, उधर से किराया वसूल करके हर महीने इनको पहुंचा दिया करते थे। सो इज इम्प्लाइडली एक्टिंग एज लैंडलॉर्ड फॉर लैंडलॉर्ड एज एन एजेंट। ठीक है, इम्प्लाइड तरीके से, भले इन्होंने आपस में कुछ आप इस तरीके से लिखा नहीं हो, बट थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज हम ये समझ रहे हैं। आगे सेकंड एग्जांपल। A lives in Pune and owns a shop in Mumbai. A visits the shop occasionally. The shop is managed by B, who orders goods from C in the name of A for purposes of the shop and of paying them for them out of A's funds with A's knowledge. B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purposes of the shop. ए पुणे में रहता है, उसकी एक शॉप है मुंबई में जो वो ओन करता है। ए अपनी उस शॉप को ओकेजनली महीने भर में एक या दो बार विजिट करता रहता है। शॉप को मैनेज कौन करता है भैया, बी मैनेज करता है। बी क्या करता है, जो कि ए की शॉप है, ये केवल मैनेज करता है। हाँ, ए की जो शॉप है उसके लिए माल ऑर्डर करता है सी से। ठीक है, किसके नाम पे माल ऑर्डर करता है, इन द नेम ऑफ ए। किस लिए ऑर्डर करता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ द शॉप। और उसके लिए पैसा कहां से पे करता है, ए के फंड से पे करता है विद एज नॉलेज। ठीक है, और ये होने देता है इस चीज को। सो बी हैज, और अच्छा उनके बीच में कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, वो ऐसा कर रहा है और वो ऐसा होने देता है। ठीक है, तो एक्शन से, थ्रू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, अपन ये इन्फर कर सकते हैं कि दोनों में दैट बी इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ए फॉर द पर्पसेस ऑफ दैट शॉप। तो B has an implied authority from A to order the goods from C in the name of A for the purposes of the shop. तो express agency creation, implied agency creation. Types of implied agency. Sir, agency by estoppel. estoppel यानी एक बार आपने अपने कंडक्ट से किसी को विश्वास दिला दिया कि आप किसी के एजेंट हैं या वो मेरा एजेंट है, तो फिर बाद में वो लोग डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को। दूसरा है एजेंसी बाय नेसेसिटी। आइसक्रीम वाला ट्रक का कल एग्जांपल बताया था, रास्ते में रेफ्रिजरेटेड ट्रक खराब हो गया, नेसेसिटी आ गई, इसलिए उसने, यदि वो अगले 2-4 घंटे में आइसक्रीम नहीं बेचता तो सारी रास्ते में गल के खराब हो जाती। तो बाय नेसेसिटी उसने क्या किया, पास में सस्ते में बेच दिया, और जिसका माल था उसने भी कहा चल ठीक है यार, अच्छा किया तूने। तो ये एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हो गए। तो एजेंसी बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। आइए, अब मतलब आपको पता है अलग अलग तरीके के अपन एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल पढ़ो। If PL, the principal, has for several months permitted Sunil to buy goods on credit from Prasad and has paid for the goods bought by Sunil, PL cannot later refuse to pay Prasad, who had supplied goods on credit to Sunil in the belief that he was PL's agent and was buying the goods on behalf of PL. PL is stopped from now asserting that Sunil is not his agent because on earlier occasions
he permitted Prasad to believe that Sunil was his agent, and Prasad had acted in that belief. इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्या कि सर ये पीएल है, मान लो ये प्रिंसिपल है, ठीक है, इसने एक मिस्टर एक्स जो या मिस्टर ए जो है उनको एजेंट जैसे बार बार भेजा, कहां पर, मिस्टर एक्स की शॉप पे, कि तू माल लेके आ जा। ये माल लेके आ जाता और ये है ना डायरेक्टली इसको पेमेंट कर देते, ठीक है। ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, हर बार ये माल लेके आता और ये उसका पेमेंट कर देते। तो इसके दिमाग में क्या बैठ गया कि हाँ ये इसका एजेंट है, इसके बिहाफ पे काम कर रहा है। अब इसने पी ने ए को एजेंसी से हटा दिया, लेकिन फिर भी ए पहुंच गया यहाँ पर और उससे माल उधार ले लिया। इसने पैसा मांगा, बोला काहे का पैसा, वो मेरा एजेंट नहीं रहा। भैया तुमने अपने कंडक्ट से, पहले तीन चार ओकेजन्स के कंडक्ट से ये विश्वास दिला दिया उनको कि ये आपका एजेंट है, ठीक है। अब आपको वैसे ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि उसने आपको इस पांचवें बार के लिए भी बाइंड कर दिया हो। हाँ आप उसके इस गलत व्यवहार के लिए एजेंट से वसूल सकते हैं, लेकिन सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो पी विल बी बाउंड टू पे मिस्टर एक्स, भले ही वो चौथी बार उन्होंने नहीं बोला हो, पांचवी बार नहीं बोला हो, तो भी पहले के कंडक्ट के कारण एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ऐसा समझ में आता है थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है। सेकंड एग्जांपल, Y allows his servant X to buy goods for him on credit regularly. On one occasion, the servant buys some goods not ordered by his master on credit. Y is responsible to the shopkeeper for the price because X will be deemed to be his agent by estoppel. ठीक है, सेम एग्जांपल है कि अपने सर्वेंट को उधार पे अपने लिए माल लेके आने का बोलता था। एक ओकेजन ऐसा आ गया जहां पर सर्वेंट ने वो चीजें भी खरीद ली जो मालिक ने ऑर्डर नहीं करी थी, बट अपने पुराने कंडक्ट से, ठीक है। ये देखो एक वर्ड रेगुलरली है, एक आध बार होता तो अलग बात थी, रेगुलरली वो सर्वेंट को अलाउ कर रहा था ये काम करने के लिए, मेरे बिहाफ पे जाके माल लेके आ। तो एक दिन सर्वेंट खेल गया, क्या उस पावर के बाहर, द एजेंट इज एक्टिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, उसके लिए थर्ड पार्टी से प्रिंसिपल बाइंड होगा क्या? अपन ने ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, हाँ होगा। आउटसाइड एक्ट कर रहा है तो एजेंट का गला पकड़ा जा सकता है। बट सर मेन बात क्या है, यहाँ पर इम्प्लाइड एजेंसी बन रही है और उन एक्स्ट्रा चीजों के लिए भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, P employed X a broker to buy wheat for him, and at P's request, it was kept in a warehouse in X's name. X, without P's authority, sold the wheat. Held P was bound by the sale because he has allowed X to assume the apparent right of disposing of the wheat in the ordinary course of business. अपन ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक टर्म पढ़ा है ना रे, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट को हर अथॉरिटी होती है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, कहीं पर ट्रांसपोर्ट के लिए माल दे सकता है, उस माल को बेचने के लिए कोई ऑक्शन हाउस या थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर सकता है। तो सर इसको ऑलमोस्ट वो सारे राइट होते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है सर कि एक ब्रोकर को प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया कि मेरे बिहाफ पे वीट आप खरीदें और अपने ही नाम से आप उसको किसी वेयर हाउस में रख ले रहे हैं, उसको बेचने की अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। बट एक्स, सर देखो जहां मर्केंटाइल एजेंट और ऐसी चीजें अपॉइंट एजेंट, तो जनरली ये इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाती है मर्केंटाइल एजेंट की कि सर वो प्रिंसिपल की बिहाफ पे बाय सेल सब कर सकता है, ठीक है। तो बिना उसकी अथॉरिटी के माल सोल्ड कर दिया, तो सर क्या उससे थर्ड पार्टी बाइंड होएगी? हाँ सर होएगी, वो प्रिंसिपल को भी बाइंड करा सकती है उससे। वीट जो लिया हुआ है वो वापस प्रिंसिपल मांग नहीं सकता है थर्ड पार्टी से। तो हेल्ड पी वॉज बाउंड, प्रिंसिपल बाइंड होगा उस सेल से, ठीक है। उसको जो भी नुकसान का वसूली करना है वो एजेंट ब्रोकर से करेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, Where a married woman cohabits with her husband, there is a presumption that she has the authority to pledge his credit for necessaries. इस पे A wife एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज शायद आपके मॉड्यूल में इतने डिटेल में नहीं दी है, ये मैं कहीं और से लेके आया हूं, बट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
जहां पर एक शादीशुदा वुमन अपने हस्बैंड के साथ में रह रही है, ये प्रिजम्पशन वहां पर प्री अजम्पशन पहले से अज्यूम कर लिया जाता है कि इसके पास में अथॉरिटी है टू प्लेज हिज क्रेडिट, हिज मतलब हस्बैंड्स क्रेडिट फॉर नेसेसरीज, यानी कि वो हस्बैंड के नाम पे उधार ले सकती है। ठीक है, शॉपकीपर से। आगे पढ़। A wife living with her husband has the implied authority of the husband to buy articles of household necessity. देखो, ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए का हीरो का हार खरीद के आ गई हो, वे मेरे हस्बैंड से ले लेना, मैं उसके साथ रहती हूँ। हाउस होल्ड नेसेसिटीज, बात समझ में आई? उन्हीं चीजों के लिए वो बाइंड कर सकती है हस्बैंड के क्रेडिट को। ठीक है, आगे। Wife's implied authority to bind her husband by her credit purchase is, however, subject to some important limitations. मतलब ये काम कि वाइफ इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ हिज हस्बैंड टू बाय गुड्स फ्रॉम द मार्केट, उससे वो हस्बैंड को रिस्पॉन्सिबल बाइंड कर पाएगी विद द थर्ड पार्टी, उसके लिए ये जरूरी बातें हैं, ये जरूरी बातें होंगी तो ही ऐसा होगा। क्या? फर्स्ट पढ़ना चालू कर भाई। Firstly, it is necessary that the husband and wife should be living together. ठीक है, ये जरूरी है तो ही ऐसा माना जाएगा दैट शी कैन बाइंड हिम। सेकेंड, Secondly, they must be living together in a domestic establishment of their own. उनका खुद का एक घर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, Thirdly, the wife can run her husband into debt only for necessaries. नेसेसरीज के लिए ही, ये बात ध्यान रखना, हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए ही, हीरो के हार के लिए नहीं। फोर्थ, The creditor had been expressly told not to give credit to the wife. यदि क्रेडिटर यानी दुकानदार को हस्बैंड ने एक्सप्रेसली बोल दिया है कि वाइफ आए तो उधार मत देना, तो ये बाइंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो क्रेडिटर हैज बीन एक्सप्रेसली टोल्ड नॉट टू गिव क्रेडिट टू द वाइफ, देन तो फिर ये फंडे नहीं चलेंगे। नेक्स्ट, The husband will not be liable if he makes a reasonable allowance to his wife for her needs. वो उनकी दैनिक जरूरतों के लिए यदि पैसा अलग से उनको दे रहा है, रीजनेबल अलाउंस उनको दे रहा है, तो ये फंडे नहीं चलेंगे, तो फिर ये बाइंड करके नहीं आ सकती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। Further, where the wife lives apart from her husband without any of her fault, she shall have an implied authority to bind the husband for necessaries if he does not provide for her maintenance. अब बहुत अपन ने ऊपर क्या पढ़ा कि दे शुड बी लिविंग टुगेदर, ये सब फंडे तभी लगेंगे कि वो अपने नेसेसिटीज के लिए अपने हस्बैंड को बाइंड कर सकती है यदि किसी से उधार लेके आई है तो। ठीक है, लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, वेयर द वाइफ लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हर। एक तो होती है कि मतलब लड़ाकू विमान हो, लड़ाकू विमान मतलब जो बात बात पे लड़ती हो, जिसकी ही गलती हो, यदि वो अपनी खुद की गलती के बिना सेपरेट जाके रह रही है, यानी कि उस गर्ल की या लेडी की कोई फॉल्ट नहीं है, वाइफ की कोई फॉल्ट नहीं है, उसको अलग जाके रहना पड़ रहा है विदाउट हर फॉल्ट, तो फिर उसको हस्बैंड को बाइंड करने के लिए, नेसेसिटीज के लिए बाइंड करने के लिए, अब यहाँ पर ये लोग साथ में नहीं रह रहे हैं देखो, फिर भी वो हस्बैंड को बाइंड कर सकती है फॉर नेसेसरीज। कब? जब हस्बैंड उसको मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर वो उधार में माल लाके हस्बैंड को बाइंड कर सकती है, हस्बैंड बाइंड होगा उससे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है ऊपर जो पढ़ा अपन ने इन चीजों का। नोट, A principal cannot privately revoke or restrict the authority of his agent, which he has allowed in public. देखो ऊपर यही था ना कि सर एक मिस्टर एक्स हैं, वो अपने सर्वेंट को बोलते थे कि हर बार की जाके मेरे लिए माल उधार पे ले आ, तो शॉपकीपर हर बार वो उधार पे लाता, हर बार मिस्टर एक्स शॉपकीपर को पे कर देते थे। तो सर इन्होंने क्या किया, एक तरीके से इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी शॉपकीपर के सामने एस्टेब्लिश कर दी। सर अब ये पब्लिकली इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ ये मेरे लिए माल लाता है मेरे एजेंट के तौर पर, मैं उसके लिए पे करूंगा, मैं प्रिंसिपल, ये एजेंट मेरा, पब्लिकली इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। अब प्राइवेट में इसको रिवोक कर रहे हैं कि आज से तू मेरा नौकर नहीं, मेरे ब्याह पे कुछ नहीं खरीदेगा, लेकिन शॉपकीपर को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है।
पिछले 3-4 ट्रांजैक्शन से एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो सर प्राइवेटली आपने कोई अपनी एजेंसी रिवोक करी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि ये फिर भी 5वीं बार माल उठा के ले आया तो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना कि इसको पे करना पड़ेगा। यस सर, तो ये वही बात है। अ प्रिंसिपल कैनॉट प्राइवेटली रिवोक और रिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी ऑफ हिज एजेंट विच ही हैज अलाउड इन पब्लिक। उसको पब्लिकली करना पड़ेगा, पब्लिकली रिवोक करना पड़ेगा, तो ही वो एजेंसी खत्म की हुई इफेक्टिव होगी। पब्लिक को वापस संदेश जाना चाहिए ही इज नो मोर माई एजेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। न्यूज़पेपर्स में कई बार ऐसा आता है कि हमने इनको एज एन एजेंट अपॉइंट किया था, अब हम इस चीज को रिवोक करते हैं, हम इनसे बाइंड नहीं होंगे। पब्लिकली कर दिया ना न्यूज़पेपर में लाके, ठीक है, तो फिर तुम्हारा मतलब फिर तुम एज ए प्रिंसिपल बाइंड नहीं होंगे, प्राइवेटली रिवोक नहीं कर सकते। हम क्या पढ़ रहे थे कि सर टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड एजेंसीज थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या बिना वर्ड्स के जो एजेंसीज बनाई गई है थ्रू सर्कमस्टेंसेस, उसमें था एजेंसी बाय ईस्टॉपल, रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा है एजेंसी बाय नेसेसिटी, सर्कमस्टेंस ऐसी आ गई भैया कि एक बंदे ने जो काम किया उससे आपने बाइंड होना स्वीकार कर लिया, तो प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप नेसेसिटी आ गई थी। आइसक्रीम ट्रक वाला एग्जांपल पढ़ ले। In emergency, a person is authorized to do what he cannot do in ordinary circumstances. जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में नहीं कर सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ आगे जाके किया है तो उससे प्रिंसिपल बाइंड होगा। मान लो कहीं आग लग गई, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में आपको 10 पानी के टैंकर मंगाना अलाउड नहीं था, लेकिन सर आग बुझाने के लिए आपने मंगा लिए, तो क्या उससे प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना यार, सर्कमस्टेंसेस बाय नेसेसिटी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, सो इन इमरजेंसी अ पर्सन इज ऑथराइज्ड टू डू व्हाट ही कैन नॉट डू इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। पढ़ इसको। Refrigerated truck of ice cream going from one city to another. Refrigerator broke down midway. Driver will have authority to take decision regarding goods to minimize loss. The owner of ice cream principal will be liable for any expenses. Driver is agent of necessity incurred to save ice creams from destruction. Thus agency by necessity. ठीक है, चलिए तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया सर? टाइप्स या मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी एक्सप्रेस इम्प्लाइड। इम्प्लाइड एजेंसी जहां शब्दों नहीं एक्शन से होता है, तो सर इम्प्लाइड के दो पार्ट सर, एजेंसी बाय ईस्टॉपल एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब अपन थर्ड पार्ट करेंगे, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक जना वापस चला गया है, कौन है भाई वो? नमित। नमित नहीं आया आज। चलिए सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो। कल एक दो जनों ने ज्वाइन नहीं किया, करण भार्या वापस क्यों नहीं ज्वाइन किया था? सर वो प्रॉब्लम आ रहा था कुछ, जूम में कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो कनेक्ट आप हुआ फिर डिस्कनेक्ट हुआ। तो आप लोग को मेरे को बोलना चाहिए था ताकि मैं नया लिंक भेजता। ठीक है, सेम लिंक पे रिज्वाइन करो एक बार वापस।